गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? तो भाई आज हम एक नई चीज सोची मैंने कि यार कुछ केस बेस्ड की प्रैक्टिस नहीं हुई है हम लोगों की, है ना। और केस बेस्ड अकेले ही ऐसे हैं जो हमको हिला सकते हैं। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन लाया हूं जिससे हमें एक प्रैक्टिस मिलेगी कि कैसे हमको केस बेस्ड करना चाहिए, है ना। मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इन सब में केस बेस्ड बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हर सब्जेक्ट के अंदर। और हमको ये नहीं पता है कि यार क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मैं करा रहा हूं वो आएगा, इट्स नॉट कंपल्सरी, लेकिन हमें इससे ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे मैथ्स के अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन को हमें डील करना है, ठीक है। तो आज हम यहां पर करेंगे कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन जिसके अंदर आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि यार कुछ तो हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये चैप्टर वाइज है और ये स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स के हैं, इसके बाद के चैप्टर्स के मैं आपको और लाके दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए आप मेरे साथ क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और धीरे धीरे आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इस तरीके से क्लासेस में मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है केस बेस्ड जो कि रियल नंबर चैप्टर से है और इसके 2-3 क्वेश्चन है। सीबीएसई ने भी क्वेश्चन बैंक निकाला है जिसके अंदर भी केस बेस्ड क्वेश्चन है, आप वहां पर भी जाके देख सकते हैं, बट वहां सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे तो आपको सॉल्यूशन हम दे देंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला, टू एनहांस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड क्लास 10 स्टूडेंट द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स। ये थोड़ी सी ऐसी कंडीशन है जो आपको अपने आप के साथ फील करना है ना, कि भाई स्कूल ने लाइब्रेरी में 2 बच्चों को, आपको और आपके 2 दोस्तों को बिठाया है कि भाई आप लोग को नॉमिनेट किया गया है। देयर आर 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड क्लास 10 ऑफ देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी, ठीक है। आपको क्या दिया? 2 क्लास है, सेक्शन ए सेक्शन बी, जिसमें 32 और 36 बच्चे हैं, ठीक है। अब बोला व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी so that they can be distributed equally amongst the सेक्शन ए और सेक्शन बी। मतलब यहां पर आपको कुछ किताबें इकट्ठी करनी है। अब किताबें बच्चों को देनी है तो बच्चों से ज्यादा किताबें होनी चाहिए, कम तो होनी नहीं चाहिए। और ये बोल रहा है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब जब वैल्यू जो आने वाली है वो ज्यादा होने वाली है, मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी के बच्चों से ज्यादा होने वाली है, तो सीधे सीधे हमें समझ में आता है कि यहां हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा ऑफ 32 एंड 36। आपको पता है इसका एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते हो। आप सीधे एलसीएम निकालोगे और आपके पास आ जाएगा 288। कैसे निकालते हैं एलसीएम? पता है ना सबको? पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, दोनों में कॉमन निकालेंगे, जो कॉमन नहीं है उनको भी मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम निकल जाएगा, करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड पार्ट देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज ट्रू। सही बात है सर, ये कह रहा है a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम या फिर एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, है ना। देन एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36 विल बी। अब यहां पर क्या है कि अब ये थ्योरेटिकल हो गया, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि डायरेक्ट मार्क कर देंगे, तो आपको दिखाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर ये होगा 32 इंटू 36 इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब आपने अभी एलसीएम निकाला है 288, यस और निकाला है ना आपने। अभी आपने एलसीएम निकाला है 288, तो आप बोलोगे यहां पे लिख दो 288, तो आपके पास आ जाएगा एचसीएफ विल बी इक्वल्स टू 32 इंटू 36 अपॉन 288, ठीक है। आप कैंसिल आउट कर दोगे, आप इसे कैंसिल करोगे तो आपके पास एचसीएफ आएगा 4, है ना। 4 बुक्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो 4 आपका एचसीएफ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 36 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज। तो यहां पर आपसे 36 को प्राइम्स में एक्सप्रेस करने की बात कर रहा है, जैसे आपने हमेशा किया है कि 36 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। अब बोलोगे 2 18 2 9 3 3 एंड 3 1।
तो आप बोलोगे 36 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट किसी को? चलो अगला है, क्या ये नंबर क्या है, मतलब ये नंबर क्या है, प्राइम है, कंपोजिट है, क्या है, ये बताना है आपको यहाँ पर। तो आप देख सकते हो, आप बोलोगे सर इसमें 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी, आप बोलोगे 15 को कॉमन ले लो तो बचा 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1 प्लस 1। तो आप बोलोगे सर इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको यहाँ पे प्लस करोगे तो ये एक संख्या आएगी, कुछ ना कुछ संख्या आएगी, क्या आएगी नहीं पता हमें, और यहाँ पर ये 15 आएगा। तो ये दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो आप क्या बोल सकते हो, ये एक कंपोजिट नंबर है। क्या है सर, ये कंपोजिट नंबर है, राइट, ये आपका एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्लियर, समझ में आया? ये आपका रियल नंबर का एक केस बेस्ड क्वेश्चन है जो इस तरीके का आएगा, और जैसे फोटो वोटो बनी नहीं आएगी बढ़िया सी। जिस प्रकार से बाहुबली ने अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस से हासिल किया, उसी प्रकार आप भी कर सकते हो अपना खोया हुआ लक्ष्य 95% अभी भी हासिल बाहुबली क्रैश कोर्स के साथ। तो अभी एक्सप्लोर कीजिए ई सरल बाहुबली क्रैश कोर्स को और एनरोल कीजिए और धूम मचा दीजिए। चलो अब आते हैं पॉलिनोमियल। भाई ये है पॉलिनोमियल, किसका है ये, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर से केस बेस्ड आने के काफी हद तक चांसेस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि खुद 10 मार्क्स की ट्रिग्नोमेट्री होती है, 10-12 मार्क्स की, जिससे 4 मार्क्स का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आने के 100% चांसेस होते हैं। तो आप लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से तो करना ही पड़ेगा, वो मैं अभी करा दूंगा आपको। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सुकृति थ्रो द बॉल अपवर्ड फ्रॉम द रूफटॉप ऑफ ईच विच इज 8 मीटर है, मतलब 8 मीटर की बिल्डिंग है, उसने ऐसे बॉल फेंकी ऊपर, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है ना, जो ग्राउंड के ऊपर है ना, द बॉल रीचेस टू सम मैक्सिमम हाइट, ये कोई हाइट है जो कि h है, जो मैक्सिमम हाइट है जहां पर बॉल पहुंची है। ठीक है, बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंची है एंड देन रिटर्न्स टू दी ग्राउंड, है ना, और यहां पे जमीन पे जाके ठप पड़ गई। ठीक है, अब इसने पूछा है द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल इज, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, टी की वैल्यू 0 पुट करते हैं। अब बोलोगे यहाँ पे टी की वैल्यू 0 पुट करी तो हाइट इज इक्वल टू 8 मीटर में, मीटर लिख दो यहाँ पे। अब ना टी की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 0 का 1 ही आएगा ना, माइनस तो होगा नहीं, टाइम का भी माइनस होता है क्या, नहीं होता। अब बोलोगे एच इज इक्वल टू -1 है ना, +2 +8 तो हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 9 मीटर। आपने क्या करा, t इक्वल्स टू 2 पुट किया। आप बोलोगे 2 2 जो 4 माइनस का 4, 2 2 जो 4 प्लस का 4 प्लस का 8, तो आप बोलोगे तो कैंसिल हो गया, 8 आया। तो मतलब अब क्या हुआ, पहले ये 8 मीटर था 1 सेकंड पर यहां पर कहीं, है ना, फिर मतलब 0 पर यहां पर था, बिल्कुल यही था, फिर 1 सेकंड चला तो ये यहां तक पहुंच गया। ये क्या हुआ, ये हुआ 9 मीटर, और जैसे आपने दूसरा सेकंड आया तो ये वापस यहां आ गया, है ना। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि इसकी जो हाइट है वो है 9 मीटर मैक्सिमम। क्लियर है, इसी तरीके से निकाला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, सुकृति थ्रो द बॉल, वही सब कुछ चीज लिखी हुई है। इसमें बोला द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट अबव ग्राफ इज, अभी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देख पा रहे हो कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है और ये इस तरीके से जा रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि सर ये क्या है। पहली भी तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, एंड क्या फॉर्म है, ये क्या फॉर्म है, आप बोलोगे ये है पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला, राइट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज। अब आपको एक बात तो पता है कि पॉलिनोमियल जो होते हैं उसके ग्राफ, उसके कुछ रूट्स होते हैं ना, जीरोस होते हैं, रूट्स होते हैं। अब लीनियर का एक होता है या एक भी नहीं होता, क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं या 1 होता है या 0 होता है। तो इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस या तो 2 होंगे या 1 भी नहीं होगा। तो आप यहां पर निकाल भी सकते हैं, वैसे इसका अगला क्वेश्चन यही है कि इसमें निकालना है। तो आपको साफ पता है कि भाई यहां पे 2 जीरोस की बात हो रही है,
तो यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप बोल सकते हो डायरेक्ट 2 जीरो, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया गया फाइंड देयर पॉलिनोमियल, जीरो था तो पॉलिनोमियल, तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, -t² + 2t + 8। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर इस माइनस को बाहर निकालने, पहले निकालने तो माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो, आपकी इच्छा है। आपने कहा सर सॉल्व कर लो इसको, तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, माइनस से बाहर ले लिया, तो आप बोलोगे हो जाएगा t² - 2t - 8। अब आप सॉल्व करेंगे इसको, आप बोलोगे सर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा t² माइनस को बाहर ले लो, ये 8 कब आएगा, 4 2 8, तो आप बोलोगे -4t + 2t - 8। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा, माइनस तो बाहर आई थी, t - 4, है ना, और t + 2। आप इसमें एक में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, कोई इशू नहीं है, आप नहीं भी करोगे तो आपके पास तो वैसे ही पता चल रहा है t की वैल्यू है तो 4 हो गई, या फिर t की वैल्यू -2 हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। अब अगर अंदर माइनस मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ये -t और +4 होगा, उधर जाएगा माइनस होगा, फिर प्लस हो जाएगा वो, ठीक है। तो t की वैल्यू तो 4 ही आएगी, मतलब कि 4 सेकेंड, और -4 सेकेंड मतलब माइनस मतलब इधर कहीं होगी, जो कि हो नहीं सकती, है ना। तो यहाँ पे 2 रूट्स आ रहे हैं, लेकिन ये इक्वेशन के तो 2 रूट्स है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, ये भी कुछ उसी तरीका, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। यहाँ पे एक पैराबोलिक शेप वगैरह दिए हुए हैं आपको, आप देख सकते हो, एक बार पढ़ लो। द पिक्चर बिलो इज अ फ्यू नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक शेप। ये कुछ एग्जांपल है, थोड़े से ब्लर हो रहे होंगे। ये ब्रिज टाइप का है, ये भी ऐसे बिल्डिंग का है, ये थोड़ा सा ऐसे ब्रिज टाइप का बना हुआ है, ये भी ब्रिज टाइप का बना है, ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो पैराबोलिक आर्क आ गया, है ना, इन द शेप ऑफ अ पैराबोला। इन द स्ट्रक्चर द कर्व रिप्रेजेंट द एफिशिएंट मेथड ऑफ load, and so can be found the bridge and in architecture in variety of form, ठीक है। थोड़ा सा बड़े बड़े वर्ड्स लिखे हुए हैं, पर डरने की कोई बात नहीं, आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, क्या कहा था इसने, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, देन वेयर डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू, देन क्या होता है, तो क्या होता है, तो आप बोलते हो सर d जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है सर, d जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है, यस और नो, बोलो भाई, होता है ना। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा b² - 4ac इज इक्वल टू 0, तो आप बोलोगे इसको उठा के वहां ले आओ, तो आप बोलोगे b² इज इक्वल टू 4ac। तो कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं, b इज इक्वल टू 2√ac। आप ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, क्लियर, समझ में आया। इस तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चन को मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पार्ट जरूरी है ना। चलिए आगे देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। इफ, ओह यहां पर अल्फा आएगी, ठीक है, मैं यहां पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं कि ये ए नहीं है, ये है अल्फा। इफ अल्फा एंड 1/अल्फा, इफ अल्फा एंड 1/अल्फा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आप बोलोगे सर हमने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या पढ़ा है सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सर, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। आप बोलोगे सर ये होता है c/a। क्या होता है भाई, ये c/a होता है, ये नहीं होता है ना c/a। तो आप बोलोगे सर ये होता है c/a। तो c कौन है सर, c 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये अल्फा है और ये बीटा है, अगर मैं आपसे बात करूं अल्फा की वैल्यू अल्फा है और बीटा की वैल्यू 1/अल्फा है, तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, आप बोलोगे अल्फा इंटू बीटा कर दो c/a, है ना, और अल्फा इंटू बीटा क्या, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, ये क्रॉस कट गया, कट जाएगा, ये हो जाएगा c/a। बोले तो माई प्लस 8k प्लस 8k/2, ये कैंसिल कर दो, ये 4 हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं 4 उठा के लाओ, तो आप बोलोगे क्या होगा, k की वैल्यू आएगी 1/4। ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या होगा सर? ये क्या होगा सोचो। आप बोल रहे थे ये एक्स स्क्वायर, हमने पढ़ा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका होता है पैराबोला। कैसा होता है सर? पैराबोला होता है। तो आप बोलोगे सर इसका ग्राफ पैराबोला होगा, लेकिन कैसा होगा? कैसा होगा? पैराबोला तो होगा, लेकिन कैसा होगा? आप बोलोगे सर इसको मैं लिखूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा स्क्वायर को छोड़ दो, आप बोलोगे हो जाएगा √-1 प्लस माइनस। सर ये √-1 तो हमने कभी देखा ही नहीं देखा है, तो आप समझ लो √-1 होता है इमेजिनरी। तो जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से ऊपर से चला जाएगा, यहां पर एक्स एक्सिस पर कट नहीं करेगा। इस चीज का आपको खास तौर पे ध्यान देना है, इसका ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस पर कट नहीं करेगा। क्यों भाई? क्यों नहीं करेगा? सर ये इमेजिनरी है ना, रियल रूट नहीं है। और हमारे एक्स एक्सिस पर क्या आता है? एक्स एक्सिस पर सारे रियल नंबर होते हैं, √2, 1/2, 1, 2, 3, 5, 7, ये सब रियल नंबर होते हैं जो कि इस पे होते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, इसका चौथा पार्ट देखते हैं। द सम ऑफ द प्रोडक्ट, इफ द सम ऑफ द रूट इज -p एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम रूट, मतलब ये कह रहे हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -p और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1/p, देन दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है? k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये बड़ा करना, कुछ और तो नहीं पढ़ा ना। तो आप लोग k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस p, और ये हो जाएगा -1/p। आप लोगों से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आप पहले k हटा सकते हो, हो जाएगा p एक्स स्क्वायर प्लस p स्क्वायर एक्स -1। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। ठीक है, आपके पास 1/p आ रहा था, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि 1/p को थोड़ा सा उधर सरका दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, पूरा अच्छा लगेगा, क्वेश्चन इक्वेशन दिखने में अच्छी लगेगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए जिस प्रकार से बाहुबली ने अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस से हासिल किया, उसी प्रकार आप भी कर सकते हो अपना खोया हुआ लक्ष्य 95% अभी भी हासिल बाहुबली क्रैश कोर्स के साथ। तो अभी एक्सप्लोर कीजिए ई सरल बाहुबली क्रैश कोर्स को, एनरोल कीजिए और धूम मचा दीजिए। आगे चलते हैं। अब आता है लीनियर इक्वेशन। ये है सर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है ना, पुराने सैंपल पेपर में, और एग्जाम में भी आया हुआ है, कुछ बच्चों के प्री बोर्ड में भी आया हुआ है, कुछ बच्चों के और एग्जाम में भी आया हुआ है ना, और काफी चीजें हैं। चलिए देखते हैं। अमित इज प्लानिंग टू बाय हाउस एंड द लेआउट गिवन इन ब्लू। द डिजाइन एंड द मेजरमेंट्स हैज बीन मेड सच अ वे दैट एरिया ऑफ 2 बेडरूम एंड द किचन टुगेदर इज 95। मतलब कि इसका और इसका जो एरिया है वो है कितना? आप बोलोगे सर 95 मीटर स्क्वायर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें, है ना, हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब पहली चीज क्या है? ऑन द बेस्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फ्रॉम दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन से आप कोई इक्वेशन बनाएंगे, तो आप 2 इक्वेशन बनाओगे। लीनियर इक्वेशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना हम, तो पहली इक्वेशन क्या बन रही है? आप बोलोगे सर इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया इज इक्वल टू 95। तो आप बोलोगे हो जाएगा 5 इंटू एक्स, यस और नो? आप बोलोगे सर हो जाएगा 5 इंटू एक्स। इस बेडरूम का एरिया क्या होगा? 5। ये तो 5 ही है, ये तो 5 ही है, पर ये y है, तो आप बोलोगे प्लस 5y प्लस 5 इंटू एक्स। वही बात है ना,
5 तो ये है, x ये है, 5x इज इक्वल्स टू 95। आप लोग 5x प्लस 5x 10x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 95। ठीक है, आप कुछ लोग इसको डिवाइड कर लेंगे 5 से, तो हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 से डिवाइड किया तो हो जाएगा 5 पंजा 5 और ये 9। ठीक है, तो 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 19, ये आपकी पहली इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है सर? ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? दूसरी इक्वेशन देखो, सोचो, दिमाग लगाओ। आप लोग बोलोगे सर ये पूरा 15 दिया है, तो सर ये भी 15 ही होगा ना, क्यों, है ना। फिर आप बोलोगे सर ये x प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, रेक्टेंगुलर है ना भाई, तो आप बोलोगे x प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। इस दो को उठा के वहां लाएंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई है और ये आपका फाइनल इक्वेशन का आंसर। इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, इन्हें बोला है सिर्फ पेयर बनाने हैं अभी तक, है ना। बना लिए सर, आगे चलते हैं। पेयर बना लिए, पेयर बनाने के बाद आगे बात करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्रीज ऑफ द लेआउट। गजब बात है, लेआउट की आउटर बाउंड्री की लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। मतलब क्या निकालना है सर? मतलब पेरीमीटर निकालना है सर। क्या निकालना है? मतलब लेंथ, मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा? आप बोलोगे सर 5 प्लस 2 प्लस 5 और 15 प्लस 15 और वहां भी 15, तो आप बोलोगे ट्वाइस एल प्लस बी। पढ़ा है ना फॉर्मूला? तो ट्वाइस एल कितनी है? आप बोलोगे 15 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2 12, कितना हो गया? ये हो जाएगा 27 हो जाएगा तो 54 मीटर लेंथ है। तो मीटर स्क्वायर लगाना, मीटर स्क्वायर मत लगाना गलती से, ठीक है। कोई बच्चे करते हैं यहाँ पे मीटर स्क्वायर लगा देते हैं पेरीमीटर में भी, है ना। धीरे धीरे वॉल्यूम में भी यही गड़बड़ करते हैं। तो यूनिट्स का खास तौर पे ध्यान दें। अगर आपने यहां लगा दिया मीटर स्क्वायर और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था तो आपका सीधा सीधा -1/2 हो गया, ठीक है। इसका खास तौर पे ध्यान रखना। अगर आपने ऐसी कोई गड़बड़ करी तो आपके सीधे सीधे ये चल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द बेडरूम एंड द किचन इन द लेआउट। अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर हमने इक्वेशन नहीं है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19। और दूसरी इक्वेशन क्या बनाई है सर हमने? दूसरी बनाई है हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अरे बाप रे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 हमने दो इक्वेशन बनाई। हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे, बोलेंगे तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा x, यहाँ पे क्या बचेगा? आप बोलोगे बचा 6, माइनस करोगे तो 6 बचेगा। ये 6 है तो आप बोलोगे सर इसमें 6 को उधर रखो, माइनस करो, इधर लाओ, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 7। अगर आपके पास x और y की वैल्यू आ गई है तो क्या आप लेआउट का एरिया नहीं निकाल सकते बेडरूम का? अगर मैं आपसे कहूं एरिया ऑफ बेडरूम, एरिया ऑफ बेडरूम कितना है? 5x। तो आप बोलोगे 5 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर। 30 मीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना हो गया? 30 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो गया? 30 मीटर स्क्वायर। किचन की बात करते हैं, एरिया ऑफ किचन आप बोलोगे 5y, तो 5 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 35 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप इनका बेडरूम का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें यह भी हो सकता है कि आपसे ये एरिया भी पूछा जा सकता है, आपसे ये एरिया भी पूछा जा सकता है, कुछ भी इसमें आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इस टाइप के कई क्वेश्चन बन सकते हैं जो सीधे के सीधे आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में कहीं भी आ सकते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी के अंदर है, वो भी ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है ना। फ्लैग वाला कई लोगों ने किया होगा, तो वो क्वेश्चन भी केस बेस में बन के आता है। चलिए देखते हैं। इंडिया इज अ कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर and the strong technical and engineering capability contributing to higher quality production runs. The production of TV sets in the factory increases uniformly by the fixed number every year. It produced 16000, मतलब 16000 set of sets in 6 years and 22600
इन 9th ईयर ऑन द गिवन अबव इंफॉर्मेशन यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल में कितना प्रोडक्शन होगा, तो आपसे पूछा जा रहा है ए की वैल्यू, ये एपी बन रहा है। क्या बन रहा है सर, ये एपी बन रहा है ना। एपी बन रहा है मतलब आपको ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, नहीं पता है कोई बात नहीं। आपको क्या पता है, प्रोडक्शन इन 6th ईयर आपको पता है A6, ध्यान से देखना 16,000। आपको पता है A9 दैट इज इक्वल टू 222,600। ठीक है, ये दो वैल्यू आपको पता है। इन दोनों कंडीशन को यूज करके क्या आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल सर, बहुत आसान है। आपने कहा सर A6 क्या होता है, आप बोलोगे A6 होता है A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 5D विच इज इक्वल टू 16,000। 9 क्या होता है A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू A प्लस 8D इज इक्वल टू 22600। क्या करोगे आप, बोलोगे सर माइनस कर दो इक्वेशन को, माइनस करोगे तो आएगा माइनस 3D और ये आएगा आपका 6600। तो आपके पास यहां से डी की, ये भी माइनस में, डी की वैल्यू आ जाएगी 2200। आपके पास डी की वैल्यू आ गई, आप यहां पुट कर दो। ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी, तो आप करोगे पुट डी इक्वल्स टू 2200 इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में पुट करें, करके देखते हैं सर। आपने कहा सर a प्लस 5 इंटू 2200 इज इक्वल टू 16,000। आप जैसे इसको पुट करेंगे ये हो जाएगा 5 टू 10, तो 5 टू 10 तो 1 हो जाएगा 11,000। उधर माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,000। सर ए की वैल्यू आ जाएगी 16,000 माइनस 11,000 है भैया ना, 5,000। ए की वैल्यू कितनी आ गई 5,000। तो पहले साल में कितनी टीवी बनी होगी? आप कहोगे सर पहले साल में 5,000 टीवी का प्रोडक्शन किया है हमारी इस कंपनी ने। ठीक है, सिंपल। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिए। फाइंड दी प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8th ईयर। 9 ईयर में पता है आपको दो तरीके करने के। आपको A9 पता है सर, कितना था सर 22600। A8 क्या होगा? आप बोलोगे सर A8 होगा 22600 माइनस D, या तो ऐसे कर लो, क्या फिर आप फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है सर, A प्लस 7D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, यहां पे लगा के यहां लगा देता हूं, A8 इज इक्वल टू दिस। तो आप बोलोगे ऐसे भी कर लो, आप बोलोगे हो जाएगा कितना 5,000 प्लस 7 इंटू 2200। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है आपको कैसे करना है। इसका आंसर आ जाएगा 20400। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर यही आएगा। सही है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आप लोग एक बार देख लो, फटाफट से ट्राई कर लो एक बार। प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर। अब इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करेंगे पता है, A3 निकाल देंगे। लगाओ 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 फटाफट से, जो कर रहे हैं जल्दी से करो और फटाफट आंसर दो, फटाफट जल्दी से कमेंट में दो कि क्या आंसर आना चाहिए इसका, है ना। अब कई बच्चे क्या कर रहे हैं, A3 निकाल रहे हो क्या? कितने बच्चे निकाल रहे हैं A3? जल्दी बताओ, जल्दी से बता दो कितने लोग A3 निकाल रहे हैं। जो A3 निकाल रहे हैं वो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत कर रहे हैं, है ना। जो A3 निकाल रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये पूछ रहा है प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर, मतलब पहले 3 साल में कितना प्रोडक्शन हुआ। मतलब पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, तीनों का ऐड करना है भाई साहब। क्या करना है सर? तीनों का ऐड करना है। तो आप बोलोगे सर हम यहां पे S3 निकालेंगे तो हो जाएगा 3/2। क्यों? n/2। अच्छा फॉर्मूले नहीं याद है कुछ लोगों को, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। याद आ गया फॉर्मूला? 3/2 2 इंटू 5,000 प्लस n कितना है 3-1 मतलब कि 2 इंटू 2200। ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे और आपके पास यहां पर आंसर आ जाएगा 21600 यूनिट ऑफ टीवी प्रोडक्शन। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 से 10,000, 10,000 से ये हो जाएगा 4400, 10,000 4400 दोनों जोड़ोगे 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ जाएगा 21,600 फाइनल आंसर।
क्लियर है? सही आ रहा आंसर? करेक्ट है? कुछ लोगों का ये आया हुआ है ना। चल अब आगे चलते हैं। अगला सवाल जो है आपको लग रहा होगा ये है सिमिलर ट्राइंगल, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डायग्राम देख के, लेकिन ये सिमिलर ट्राइंगल क्वेश्चन है। आपको यहाँ लिखा हुआ भी है साफ साफ, विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ द टावर नियर टू हिज हाउस, ही इज यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, द हाइट ऑफ द विजय हाउस इज 20 मीटर। ये विजय हाउस है ना। When Vijay house is cast shadow of 10 meter long on the ground, at the same time the tower cast up 50 meter long on the ground and the house of Ajay cast 20 meter out, है ना। तो इन्होंने क्या किया है, आपको हाइट दी है किसकी, सॉरी लेंथ ऑफ शेडो दी है। क्या दिया सर? लेंथ ऑफ शेडोज दिया हुआ है ना। तो चलिए निकालते हैं हाइट ऑफ द टावर। क्या करें सर हाइट ऑफ द टावर के लिए? आपको किसके घर की हाइट दी है? सबसे पहले विजय की हाइट दी है। विजय के घर की हाइट कितनी? 20। कितनी दी है सर? 20, है ना। और ये कितनी कास्ट कर रहा है? 10 मीटर, है ना। टावर की हाइट एच मान लो, ये कितनी कास्ट कर रहा है? 50 मीटर। कितना होना चाहिए? कुछ लोग डायरेक्ट आंसर निकाल चुके होंगे, 100 आएगा, है ना। डबल ही होगा ना यार, ये 10 का 20 हो रहा है तो 50 का कितना करेगा? 100 ही करेगा। लेकिन फिर भी हम इसमें ट्राइंगल लगाते हैं। यहाँ पे आप ABC लिख लेना चाहो तो ABC P Q R ऐसे लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। डायग्राम में ट्राइंगल बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे AB बटे कौन? BC इज इक्वल टू PQ बटे QR, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा AB बोले तो 20 बटे 10 इज इक्वल टू H बटे 50। तो आप लोग कैंसिल कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, H की वैल्यू कितनी आ गई? हाइट ऑफ टावर आ जाएगी आपके पास 100 मीटर। सही है। विदाउट यूनिट इज व्हाट? पाप है, पाप, गुना। बिना यूनिट के आंसर लिखना गुना है सर, गुना। क्या है सर ये? गुना। गुना बिना MP वाला गुना नहीं, बहुत बड़ा गुना है भाई, माफ करते हैं। चलो सेकंड पार्ट कह रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर व्हेन विजय हाउस कास्ट 12 मीटर। अच्छा, ये कह रहा है विजय अगर 12 मीटर की शेडो कास्ट कर रहा है 20 मीटर के घर की हाइट से, है ना, तो क्या कहा इन्होंने? व्हाट विल द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर, शेडो की लेंथ क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको इसकी हाइट तो पता चली गई है ना 100 मीटर, तो शेडो की तो निकालनी है अब आपको भाई, ABC PQR, है ना। तो आप बोलोगे सर वापस से वही काम कर दो, AB बटे BC इज इक्वल टू PQ बटे QR। तो आप बोलोगे AB क्या है? 20 12 100 बटे QR। क्या करेंगे सर इसमें? कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करोगे तो आप बोलोगे हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 6 टाइम्स, ये हो जाएगा 10 टाइम्स, ये हो जाएगा जैसे कैंसिल। तो आपके पास QR की वैल्यू आ जाएगी 60 मीटर। तो अब शैडो कितनी कास्ट करेगा? ये कितनी करेगा सर? अब ये करेगा सर 60 मीटर की दूरी पर, ठीक है। यहां से लेके वहां तक की शैडो जो होगी 60 मीटर की होगी। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? सिंपल है क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। अब आया है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से केस बेस्ड क्वेश्चन 101% आने के चांसेस हैं। मैं कहता हूं 99.999% केस बेस्ड क्वेश्चन जो आने वाला है वो आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आना ही चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल से देखा जा रहा है कि जो केस बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बन रहा है, और यहां अभी काफी चांसेस है इस चैप्टर से केस बेस्ड आने के, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 visited India Gate on the education trip. The teacher and the student are interested in the history as well. The teacher narrates that India Gate, officially named Delhi Memorial, originally called All India War Memorial, monumental sandstone arch in the New Delhi, dedicated to the troops of British India who died in the war, fought between 1914 to 1990. The teacher also said that India Gate, which located in the eastern end of the Rajpath, formerly called the King's Way,
इट्स अबाउट 138 फीट विच इज इक्वल टू 42 मीटर इन हाइट। मतलब कि आपका जो टीचर है, मैथ्स का टीचर है, वो हिस्ट्री में भी बहुत ही इंटरेस्टेड है मेरी तरह, है ना। तो उसने उसकी पूरी जन्मपत्री बताई, है ना, और वो जन्मपत्री बताने के बाद उसने कहा कि उसकी हाइट है 42 मीटर। कितनी मीटर है सर? 42 मीटर। अब टीचर बहुत समझदार है, उसने मैथ्स हिस्ट्री के साथ साथ मैथ लगा दी। यहां पर आपसे पूछ लिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होना चाहिए अगर इफ दे आर स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर अवे फ्रॉम द मॉन्यूमेंट। मतलब मैं यहां खड़ा हूं, वहां पर हमारा क्या है, क्या है, क्या है भाई, ये बिल्डिंग है ना, इंडिया गेट। अब मैंने कहा कि इसकी हाइट है 42 मीटर, मेरी डिस्टेंस है 42 मीटर, मतलब ये है इंडिया गेट 42 मीटर, ये है मेरी हाइट 42 मीटर, मतलब डिस्टेंस, सॉरी, ये है एंगल थीटा। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे tan थीटा 42/42 1 कब होता है सर? सबको याद है सर, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर 1 होता है कि नहीं होता, है ना। tan थीटा 45 डिग्री पर 1 होता है। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। They want to see the tower at the angle of 60 degrees so that they want to know the distance where they should stand, hence find the distance। अब ये कह रहे हैं सर अगर हम 60 डिग्री पे खड़े होते हैं, मतलब 60 डिग्री पे को देखते हैं, मतलब अभी कह रहे हैं साहब कि हम इसको 60 डिग्री पे देखना चाहते हैं। किस पे देखना चाहते हैं? 60 डिग्री पे देखना चाहते हैं, है ना। तो और ये 42 मीटर है, तो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए यहाँ से? तो आपके लिए तो बहुत आसान, आप बोलोगे सर tan 60 इज इक्वल टू 42 बाय डी, मान लो इसको डिस्टेंस को, है ना, डी लिख देता हूं मैं। तो डी कितना हो जाएगा? आप बोलोगे ये कितना होता है? tan 60 कितना होता है? याद है क्या? नहीं याद है टेबल? अभी तक नहीं याद है? बताओ क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट करो, लिखो लिखो चैट में लिखो क्या है भाई, बताओ बताओ जल्दी बताओ, बोलो यार, मुझे नहीं लगता तुम्हें याद है। क्या है tan 60 की वैल्यू? सो रहे सर हम कैसे बताएंगे? √3। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों को तो आती है सर। √3 इज इक्वल टू 42/d। तो d की वैल्यू आ जाएगी d इज इक्वल टू 42/√3। अगर यहां आंसर छोड़ दिया, तो टीचर मार्क्स काट सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट रैशनलाइज। तो आप कृपया करके इसको रैशनलाइज कर दीजिए ताकि आपका आंसर कभी गड़बड़ ना हो, है ना। तो हो जाएगा ये 42√3/3, कैंसिल कर दो इसको, 1 और 4, तो ये आपके पास आ जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी 14√3 मीटर की डिस्टेंस पर इन बच्चों को खड़ा करेंगे तब जाके 60 डिग्री एंगल आएगा। क्लियर? तो कृपया करके ये जरूर करके आए। चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। इफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन इज एट 60 डिग्री देन द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ इज फॉर 20 मीटर। अच्छा, अब यहां पे ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, यहां पे एक टावर की बात कर रहे हैं, शैडो का जो एंगल है उसकी 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, है ना, और ये हाइट की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये शैडो जो है वो 20 मीटर की है, आपसे हाइट के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो आप बोलोगे सर tan 60 इज इक्वल्स टू व्हाट, h/20 मीटर। ये √3 है तो आप बोलोगे h की वैल्यू आ जाएगी 20√3 मीटर। कितनी आ जाएगी? 20√3 मीटर। इसको रैशनलाइज मत करना, नीचे चला जाएगा भाई, 60/√3 हो जाएगा, ठीक है। इसको रैशनलाइज मत करने ना। कोई बच्चे क्या करते हैं पता है, ऊपर आया सर रैशनलाइज बोला था, विशाल सर ने बोला था रैशनलाइज कर दो हर चीज को, कर दिया। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस यूज करना है कि रैशनलाइज नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है? तो ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एक केस बेस से जो मैं करा दिया है। एक केस बेस और है इसमें मूल्य नगरी वाला, जिसमें वो पहाड़ वहाड़ दिए उसकी हाइट डिस्टेंस निकालनी है, वो भी कराऊंगा मैं बाद में, है ना। पर यहां तक तो आप लोगों को एटलीस्ट कर लेने हैं, जो बच्चे अभी देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, जो परसों देखेंगे, जो नरसों देखेंगे, वो लोग कृपया करके सारे क्वेश्चन खुद से करें, ठीक है। मैं उन लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ और सबके आंसर एंड तक निकालें। एक सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं कि हम आंसर एंड तक नहीं निकालते, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट को एंड तक आंसर निकालना है। एग्जाम में बीच में छोड़ के आओगे उसके मार्क्स नहीं मिलते पूरे, स्टेप के 4 में से 1 मार्क मिल जाएगा, लेकिन 4 में से 4 मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप एंड तक आंसर निकाल के आते हो। तो जिस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन के एंड तक आंसर निकाले हैं, आप लोग कृपया करके ऐसे ही एंड तक आंसर निकालें
तभी जाके पूरे आंसर मिलेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताएं कि भाई ये क्वेश्चंस कर लें, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उनको भी शेयर करो, बताओ उन लोगों को, है ना। यही क्वेश्चन करके आपके जो सीनियर्स हैं, टॉपर्स हैं, बुआ वो टॉपर, है ना, आदिश्री, फिर एक और लड़की थी वो महाराष्ट्र की श्रेया, है ना, वो इन्हीं से बन के आए यार। देखो ऐसा तो है नहीं कि वो कोई भगवान ने उनको पहले से टॉपर बना के भेजा, ऐसा नहीं था। उन सब ने यही मेहनत करी, ये क्वेश्चन ट्राई किए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन उनको भी कराए हैं और आपको भी कराए, और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, ठीक है। तो यहीं तक था अभी, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं।